Hello everyone. This is lecture 6, unit 2, application of partial differential equation. चैनल इज मैथ आसान तो है MATH, मैं प्रीति सिंह। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। हमने लास्ट लेक्चर 4, 3, 4, 5 में हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन स्टडी किया था। उसके क्वेश्चंस, उसके टाइप्स जितने होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो वन डायमेंशनल नाम आ रहा है तो इससे क्लियर हो रहा होगा कि हमको अभी भी एक ही डायमेंशन की बात करनी है, बट अब हम हीट की बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे थे वेव की, और अब हम बात करेंगे हीट की। तो सपोज मैंने ये दो पॉइंट बना लिए और ये एक रॉड बना दी। कोई रॉड ले सकते हैं आप, कोई बार ले सकते हैं, जिसमें कि हमारा हीट का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन या एक ही एक्सिस में हो, तो हम वहां पर वन वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये रॉड ली है, कोई भी आयरन रॉड आप ले लीजिए, और आप इसको आप सब लोग भी करके देखते हो कि आप इसके एक किसी पॉइंट से आप इसको गर्म करना स्टार्ट करो, हीट देना स्टार्ट करो, तो आप देखोगे कि T=0 पर यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो धीरे 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 टाइम के साथ यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, और फिर बी पॉइंट पे भी टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। इस तरीके से ये जो हीट का फ्लो होता है वो जो होता है हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ बढ़ता जाता है। अब ये रॉड जो है वो उसका लेंथ हम L ही मान लेते हैं, और जितना डिस्टेंस तक ये हीट फ्लो होगा वो डिस्टेंस हम x से डिनोट करेंगे। टाइम हमारा t होगा। t जो होगा यहाँ पर टाइम डिपेंड कर टाइम को डिनोट करेगा। जो u होगा वो हमारा टेम्परेचर फंक्शन को डिनोट करेगा, टेम्परेचर फंक्शन को डिनोट करेगा। और x जो होगा वो डिस्टेंस को, कहाँ तक हमारा हीट का फ्लो हो गया है, वो हमारा डिस्टेंस को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जनरेट होती है वो बनती है डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू C² d2u बाई डेल x²। ये आपकी इक्वेशन जनरेट होती है। अब आपको याद हो अगर कि हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की इक्वेशन पढ़ी थी, तो आप मिक्स मत करना, मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बता रही हूँ। जब वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है तो आप देखेंगे दोनों साइड पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर वाला डेरिवेटिव होता है और यहाँ पर भी स्क्वायर वाला डेरिवेटिव होता है दूसरी साइड। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने कहा यहाँ वाला भी, यहाँ पे भी स्क्वायर वाला होता है और यहाँ पे भी स्क्वायर वाला होता है, तब ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है। बट जब हम वन डायमेंशनल हीट की बात करते हैं तो वहां पर टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, और जो दूसरा वाला होता है वो हमारा जो डिस्टेंस कवर करने वाला जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो हमारा सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा ये जो इक्वेशन जनरेट होती है इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी मेन इक्वेशन होती है जिसको हमको सॉल्व करना होता है। अब हम फिर से वही बात करते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। जब आप 1D वेव पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जनरल सोल्यूशन के लिए। जनरल मतलब किसी भी प्रॉब्लम जो वन डायमेंशनल हीट फ्लो की होगी उसके लिए यही इक्वेशन जनरेट होगी। और अगर यही इक्वेशन जनरेट होगी, बस ये वेरिएबल चेंज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब आप इसी को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका जनरल सोल्यूशन। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका जनरल सोल्यूशन करना है। अब जनरल सोल्यूशन क्या करेंगे हम, तो जनरल सोल्यूशन हमको करना है, तो जनरल सोल्यूशन में हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहला काम क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको सॉल्व करने के लिए किसको निकालना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, आप ये देख रहे हो कि डिफरेंशिएट कौन हुआ है। तो डिफरेंशिएट कौन हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है यू। यू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, टी और एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब जब ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ था यू, तो ये किसका फंक्शन रहा होगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है उसी का फंक्शन रहा होगा। मतलब कि ये इनिशियली यू एक्स और टी का फंक्शन था, ये एक टेम्परेचर फंक्शन था, इसी को बोलोगे आप ये टेम्परेचर फंक्शन है। ठीक है, अब
ये जब u और x और t के फॉर्म में था, वो एक जनरल इक्वेशन क्या थी वो हमको फाइंड आउट करनी है, जिससे कि ये इक्वेशन बनी है वो हमें निकालना है कि वो u क्या था जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये बना, ये वाली इक्वेशन बनी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा यही लेट करना है कि आप लेट करोगे कि u x t जो है वो कैपिटल टी का प्रोडक्ट है, कैपिटल एक्स और कैपिटल डी का प्रोडक्ट है। तो अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं ये वाला इक्वेशन 1 मान चुकी थी, बट हमको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है नहीं, तो इसको मैंने हटा दिया। तो अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये एक्स और टी का फंक्शन है। ठीक, जिसमें कि आपको मैंने पहले भी बताया, एक्स जो आप लेट करते हो वो फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली होगा, और कैपिटल टी जो आप लेट कर रहे हो वो फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली होगा। मतलब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अगर ये x इंटू टी इस पर्टिकुलर 1D वेव इक्वेशन, 1D हीट इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब हमको निकालना है डेल यू बाई डेल टी। ये कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल टी, यू की वैल्यू आपने एक्स टी बोल दी। अब एक्स टी में कौन डिफरेंशिएट होगा टी के रिस्पेक्ट में, सिर्फ टी डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि एक्स तो टी का फंक्शन है ही नहीं। तो अब डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, और अगर हम इसको डी टी बाई डी स्मॉल टी को हम ऐसे लिखना चाहें डैश फॉर्म में, तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप सेकेंड ऑर्डर अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो इसका मतलब होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर निकालो आप एक्स टी का। अब एक्स टी तो एक्स के रिस्पेक्ट में पूरा पूरा नहीं होगा ना, सिर्फ एक्स डिफरेंशिएट होगा। तो एक्स डिफरेंशिएट होगा तो आपको टी को ऐसे ऐसे ही छोड़ देना है, तो ये होगा डी टू कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू टी, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो एक्स डबल डैश इंटू टी, ये भी ठीक है। ठीक, अब आप इसको पुट कर दो किसमें, गिवन इक्वेशन में, या पुट इन द 1D हीट इक्वेशन। आप 1D हीट इक्वेशन में इसको पुट कर दें। तो अगर आप इसको 1D हीट इक्वेशन में पुट करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए आपकी इक्वेशन थी डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डी टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसमें आपको ये जो आपने डेरिवेटिव ये दोनों निकाले हैं ये पुट कर देने हैं। तो डेल यू बाई डेल टी की जगह आप लिख सकते हो एक्स टी डैश इक्वल टू सी स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स डबल डैश टी। ठीक है, अब आप क्या करते हो हमेशा, डिवाइड डिवाइड बाई एक्स टी। देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा है जैसा मैंने वेव में किया, बस इक्वेशन बदली, तो बस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप वही काम कर रहे हो। ठीक है, एक्स टी से डिवाइड करते हैं तो बनता है टी डैश अपॉन टी इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। फिर मैंने कहा था आपको एक्स को फ्री करना है, तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू टी डैश अपॉन टी, और ये 1 अपॉन सी स्क्वायर इधर गया, इतना पहुंच गया। इसके बाद आपको करना होता है इसको लेट के से। के से लेट करने के बाद आपको 1/1 के की 3 बार अलग अलग वैल्यूज लेनी होती हैं, क्योंकि जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है वो इन 3 वैल्यूज में ही सेटिस्फाई होते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहली बार में के को क्या लेट करते हैं, माइनस पी स्क्वायर। जब माइनस पी स्क्वायर लेट करते हैं तो 1/1 आप सॉल्व करेंगे, एक बार एक्स को एक बार टी को, जैसा हमने पहले भी किया है। तो हम पहले एक्स डबल डैश अपॉन एक्स को माइनस पी स्क्वायर के लिए सॉल्व करें। चूंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर सी एफ पी आई निकलेगा। फर्स्ट ऑर्डर में सीधे इंटीग्रेशन करते हैं वेरिएबल सेपरेट करके। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए पहले आपको कैपिटल एक्स को उधर भेजना पड़ेगा, फिर उसको वापस इधर लाना पड़ेगा। तो एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इसकी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे बनेगा एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, इससे बनेगा एम इक्वल टू प्लस माइनस पी आयोटा। और अगर आयोटा में हमारे पास वैल्यू आती है तो कैपिटल एक्स की वैल्यू बनेगी सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, ये आपका कैपिटल एक्स आएगा। ठीक है, इन द सेम वे आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली आपको दूसरा वाला सॉल्व करना है 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डैश अपॉन टी, इसको माइनस पी स्क्वायर के इक्वल करना है। सबसे पहले टी को फ्री करेंगे, जो सी स्क्वायर है आपने उसको पी स्क्वायर की साइड भेज दिया। उसके बाद चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने हैं मुझे, तो डी टी डैश को मैंने लिख दिया डी टी अपॉन टी डी स्मॉल टी, जो कि पहले भी इसका नाम यही था। और जो 1 अपॉन टी है वो एज इट इज लिखा है इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब कैपिटल टी एक साइड कर लीजिए,
स्मॉल टी को हमको दूसरे साइड भेज देना है। तो स्मॉल डी टी को हमने दूसरे साइड भेजा तो बनेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर स्मॉल डी टी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों सेपरेट हो चुके हैं, तो हमको ये इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। तो आपने यहाँ लिखा इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करोगे तो आप देखो ये हो जाएगा डी टी अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डी टी। ये इंटीग्रेट होगा तो ये बनेगा क्या, इधर बन जाएगा ये लॉग टी और इधर बन जाएगा ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर स्मॉल टी और प्लस लॉग सी थ्री। हम यहाँ पे कांस्टेंट उधर के साइड जोड़ेंगे ना कि टी के साइड जोड़ेंगे। अब हम क्या करें, लॉग सी थ्री को इधर लाएंगे तो लॉग टी माइनस लॉग सी थ्री इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर स्मॉल टी। इससे बनेगा लॉग कैपिटल टी अपॉन सी थ्री इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। और अगर हम लॉग को उस साइड भेज दें तो t अपॉन सी थ्री की वैल्यू आएगी ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, और इससे t की वैल्यू निकलेगी सी थ्री ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। तो अब आपके पास ये तो आ गई t की वैल्यू और ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब आपको u बनाना है टेम्परेचर फंक्शन, जो कि आपने माइनस पी स्क्वायर के लिए लिखना था। तो फाइनल यू स्क्वायर यू जो टेम्परेचर फंक्शन है वो माइनस पी स्क्वायर के लिए क्या बनेगा, यू एक्स कॉमा टी बनेगा। आपको एक्स और टी की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू बनेगा सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स और इनटू ये बनेगा सी थ्री ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ठीक है, और अब हम इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर ए ले लें और ए लिख देंगे हम इसको। ठीक है, सिमिलरली अभी आपने सिर्फ एक ही बात के को माइनस पी स्क्वायर माना है, लेकिन अभी आपने दोबारा भी करना है के को प्लस पी स्क्वायर माने तो अब मैं इसको सिर्फ यहीं पर बताऊंगी, क्योंकि ये काम हमको सिर्फ करके मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको बस आंसर पता होना चाहिए क्या होगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कि अगर हम प्लस पी स्क्वायर करते इसको तो ये बन जाता प्लस पी स्क्वायर एक्स, और ये दूसरे साइड जाने के बाद बन जाता बीच में यहाँ माइनस। और अगर ये माइनस बनता तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये राइट हैंड साइड पे जाने के बाद पॉजिटिव रहता, उसका अंडर रूट प्लस माइनस पी आता, मतलब रियल आता। रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते प्लस माइनस पी, और रियल और डिस्टिंक्ट रूट पे हम सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स इस फॉर्म में लिखते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो हमारा दूसरा के इक्वल टू प्लस पी स्क्वायर लिखने पर एक्स का आंसर आएगा, वो आएगा, आपने सी वन सी टू सी थ्री पहले प्लस माइनस पी स्क्वायर के लिए यूज कर लिया है, तो उसके आगे लिखेंगे हम सी फोर ई की पावर पी एक्स प्लस सी फाइव ई की पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, ये आपका एक्स आता। सिमिलरली अगर आप टी निकालो तो टी में तो देखिए सिर्फ होना तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही था। हमने सब कुछ बिल्कुल जैसा किया है बिल्कुल वैसे ही रहना है, बस जहां हमने माइनस पी स्क्वायर लिया था उसकी जगह प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर लेके आने से फर्क क्या होगा, जो आपने टी का आंसर ई की पावर में निकाला है वो जो आपने प्लस माइनस पी स्क्वायर में निकाला है वो आंसर आपका वो आपका आंसर प्लस पी स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा सी सिक्स ई की पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ठीक है, ये आपका टी आएगा। और अगर आपका ये एक्स और टी आ रहा है तो इससे यू क्या जनरेट होगा, देखिए इससे आपका यू बनेगा यू एक्स कॉमा टी बनेगा सी फोर ई की पावर पी एक्स प्लस सी फाइव ई की पावर माइनस पी एक्स, और ये बनेगा सी सिक्स ई की पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ठीक है, ये बनेगा आपके पास। तो ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा जो प्लस पी स्क्वायर लेने से आएगा। ठीक है, अब एक और रह गया कि अगर हम के इक्वल टू जीरो ले लें, अगर के इक्वल टू जीरो लेंगे तो आप बताइए, जो आपने ऊपर एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन बनाई थी उसमें एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब एम इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो आएगा, और जीरो कॉमा जीरो का मतलब रियल और रिपीटेड रूट्स आए। तो यहाँ पर एक्स बनेगा सी सेवन प्लस सी एट एक्स, ये रिपीटेड हो गया। और इसी तरह से टी के लिए अगर आप जीरो ले लेंगे तो इंटीग्रेशन होने के बाद टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा।
डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और डी टी इक्वल टू जीरो का मतलब इंटीग्रेट करोगे तो आप टी की वैल्यू एक कांस्टेंट बन के आएगी, कांस्टेंट अब आपका सी नाइन आएगा, तो यहाँ पर ये सिर्फ सी नाइन आएगा। ठीक है, तो अब फाइनली इसके अकॉर्डिंग जो आपका यू एक्स कॉमा टी बनेगा वो ये बनेगा आपका सी वन, नहीं सॉरी, सी सेवन प्लस सी एट एक्स इंटू सी नाइन। अब आपने तीनों तो आंसर दिखा दिए, लेकिन आपको लेना तो कोई एक ही है, और आपका जो सुटेबल सोल्यूशन होता है हीट इक्वेशन के लिए भी वो भी माइनस पी स्क्वायर वाला ही होता है, जिसमें कि हमारे टर्म्स। अब लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताऊंगी अभी। पहले हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द according to the solution our suitable according to the solution problem होगा, according to the problem our suitable solution our our suitable solution इज इक्वेशन नंबर ए, जिसको हमने ऊपर लिखा था, जो हमारी बनेगी यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू सी वन कॉस प्लस सी टू साइन पी एक्स इंटू सी थ्री ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन बनता है। तो कहीं कहीं पर तो हमारी यही इक्वेशन सिमिलर जैसा मैंने लिखा है यही यूज करनी है, और कहीं कहीं पर आप इसे एक और थोड़ा सा चेंज फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो वो क्या हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप, और करके लिख रही हूँ मैं, अगर आप इस सी थ्री कॉन्स्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, तो अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए अंदर बन जाएगा सी वन सी थ्री और सी टू सी थ्री। जो सी वन सी थ्री है उसे आप समेशन ए एन नाम दे दो, और जो सी टू सी थ्री है उसे समेशन बी एन नाम दे दो। तो ये इक्वेशन ये इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू समेशन ए एन कॉस पी एक्स प्लस समेशन बी एन साइन पी एक्स। और अब आपने चूंकि सी थ्री को अंदर भेज दिया था तो बाहर केवल माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी ये बचेगा। तो आप कहीं कहीं पर ये इक्वेशन भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ जाएंगे कि ये दोनों ही हमारे सही हैं, ये दोनों ही हमारे यूज हो सकते हैं, ये हमारे फाइनल जनरल सोल्यूशन माने जाएंगे जो भी हम प्रॉब्लम वन डी हीट की सॉल्व करेंगे उसके लिए। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग। अब हमको क्या करना है इसके बाद, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अब हमको इसके बाद इस पे अप्लाई करनी है बाउंड्री कंडीशन। मैंने आप लोगों को लास्ट भी बताया था, जो वेव में भी बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पे भी है, जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी हमारी बाउंड्री कंडीशन है। तो देखिए जरा, हम इसके बात करें तो हमारे पास सी वन सी टी थ्री तीन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन भी हमारे पास तीन होगी। ठीक है, तो हमारी बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या होंगी, तीन होंगी। ठीक है, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, सिमिलर वैसे ही होती है, जब आपका फंक्शन यू एक्स कॉमा टी है तो पहले वाले केस में आपको क्या करना होता है, एक्स को जीरो करना है। मतलब इनिशियली एट द पॉइंट, ये रहा, एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए जहां पर डिस्टेंस x इक्वल टू जीरो मतलब हीट का फ्लो जीरो है, तब टेम्परेचर कितना होगा, जब हीट फ्लो ही नहीं हुई है तो टेम्परेचर भी हमारा जीरो होगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारी होती है u एल कॉमा टी, मतलब जब हमारी डिस्टेंस मतलब हीट का फ्लो पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, मतलब पूरी डिस्टेंस जो हमारी पूरी जो लेंथ थी हमारी उसकी रॉड की उसके बराबर हो गया यू एल कॉमा टी, तब हमारा टेम्परेचर, तो ज्यादातर ये दिया होता है कि दोनों पॉइंट्स हमारे जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही लिखा होता है। अगर नहीं लिखा हो, कुछ और लिखा हो, तो जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखेंगे, बट मैक्सिमम टाइम तो ये 0 डिग्री सेल्सियस ही लिखा होता है। तो ये भी जीरो हो गया। अब थर्ड बाउंड्री कंडीशन आपकी ये होती है, क्योंकि तीन ही कांस्टेंट है तो लास्ट बाउंड्री कंडीशन है ये, और लास्ट बाउंड्री कंडीशन हमारी इस बात के लिए होती है कि हमारा फंक्शन के इक्वल होना चाहिए फंक्शन। तो पहली दो तो आपने एक्स के डिफरेंस के लिए चेक कर ली, अब जो लास्ट बचती है वो टी इक्वल टू जीरो के लिए, मतलब इनिशियल स्टेट पे जब यू एक्स कॉमा जीरो था, मतलब टी टाइम जो था वो जीरो था, तब ये कितना होगा एफ एक्स।
थर्ड बाउंड्री कंडीशन हमारी एफ एक्स हो गई। ठीक है, तो ये एफ एक्स पे यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है, मैं आपको याद दिला दूं जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये एफ एक्स अगर ये फंक्शन ऑफ साइन है तो ये कंपेयर कर लिया जाएगा, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। और अगर ये एफ एक्स इज नॉट फंक्शन ऑफ साइन, इसके अलावा ये कुछ भी है, कोई भी कांस्टेंट भी है, तो यहाँ पर देन अप्लाई हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। और उसमें फिर bn निकालने का तरीका होता है, वो हमारा ये होता है कि 2/L 0 to L, यहाँ पर जो फंक्शन गिवन हो चाहे वो कांस्टेंट ही क्यों ना गिवन हो, यहाँ पे जो हमारा साइन n पाई x अपॉन L और dx, यहाँ से भी n निकाला जाता है। तो ये मेरा वही तरीका है सेम जैसा कि हमने वेव में करा हुआ है। ठीक है, अब हम वन बाय वन क्या करें, हमारा जो ये बाउंड्री कंडीशन है वो अप्लाई करें मेन इक्वेशन जो हमारी है। अब मैं पहले मेन इक्वेशन फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो है यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स इंटू सी थ्री की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर ए है। मैं इसको ए नाम इसलिए देती हूँ क्योंकि जब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं और वन बाय वन हमारा एक एक अपडेट होता जाता है तो हम इक्वेशन का नाम ए बी सी डी में लिख देते हैं। तो हम पहले तो ये इक्वेशन है, अब इस पे अप्लाई करो आप फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। अच्छा एक बात और, बाउंड्री कंडीशन, पहली बात ये है कि ये बाउंड्री कंडीशन जो होती हैं ये फिक्स होती हैं। चेंज क्या हो सकता है, चेंज ये हो सकता है कि जो रॉड की लेंथ हो एल वो कुछ और दे रखी हो, और ये फंक्शन तो आपके पास क्वेश्चन से ही मिलता है वो आपको दे रखा हो। इसके अलावा ये फिक्स है कि ऐसा नहीं है कि ये चेंज होती हैं, बस इतना ही चेंज हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर कुछ और दिया हो तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। तो चलते हैं आगे। अगर हम पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब कि हमको क्या करना है, x को 0 करना है, t को t रहने देना है, तो u फंक्शन 0 हो जाएगा। चलो, तो u फंक्शन इधर 0 किया और इधर x को 0 करना है, तो c1 cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस c2 sin 0 की वजह से पूरा 0 हो गया, और c3 इस वाले ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें x नहीं है। अब फिर से बात आ गई कि दो कांस्टेंट हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन होने पर आंसर 0 बन रहा है, तो कोई एक तो 0 होगा। अगर आप C3 को 0 डिसाइड करते हो तो देखो आप वापस A में पुट करोगे तो पूरा आंसर 0 कर देगा उस, तो C3 तो 0 नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर आप C1 को 0 डिसाइड करते हो और आप A इक्वेशन में पुट करते हो तो देखो तब आपका आंसर 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब सही डिसीजन है C1 इक्वल टू 0। अब आप इसको पुट कर दो, पुट इन A। ए में पुट करने के बाद आपकी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, यू एक्स टी इक्वल टू, आपने C1 को 0 कर दिया, C2 C3 साइन पी एक्स इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब आपने इस इक्वेशन को क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर बी। अब आप आगे क्या करें, अब बी पर आप अप्लाई करें सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या है, अप्लाई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन आपकी क्या है कि जो यू एल कॉमा टी पर u की वैल्यू 0 है, मतलब आपको x की जगह l करना है तो u की जगह 0 हो जाएगा। तो ठीक है, इधर u की जगह 0 किया और इधर x की जगह l करना है, तो यहाँ पे साइन पी एल हो जाएगा और e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। अब ना तो C2 C3 0 हो सकते, ना ही e की पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी 0 हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ साइन पीएल ही 0 लेने का एक ऑप्शन बनता है हमारे पास। तो यहाँ पर आपने साइन पीएल को 0 ले लिया। साइन पीएल को 0 लेंगे तो साइन पीएल इक्वल टू साइन एन पाई लिया जा सकता है, क्योंकि साइन में जो है 0 वैल्यू एन पाई में लिखी जाती है। और अगर साइन पीएल इक्वल टू साइन एन पाई है तो पीएल इक्वल टू एन पाई हो गया। इससे पी की वैल्यू जो कि एन पाई अपॉन एल आएगी, ये मिलती है। इसको आप पुट कर दें बी इक्वेशन में, और बी इक्वेशन में पुट करने के बाद नई अपडेटेड इक्वेशन हो जाएगी C2 C3 साइन पी, जहां पर है वहां एन पाई अपॉन एल करना है, तो यहाँ पे पहले क्या था हमारे पास, पी एक्स बन जाएगा एन पाई एक्स अपॉन एल, और e की पावर में भी p था तो माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, वहां पे था माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, है ना। तो p की जगह तो ये हो गया, c स्क्वायर ऑलरेडी था, t हमारे पास ऑलरेडी था।
तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। लेकिन अभी हम इस इक्वेशन का नाम नहीं देंगे। हम इसलिए नहीं नाम देंगे क्योंकि हमारे पास अब लास्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने को रह गई है। तो लास्ट बाउंड्री अप्लाई करने से पहले हमको क्या करना होता है, C2 C3 को B1 मान लेना होता है, समेशन BN। हम किसको मान लेंगे, C2 C3 को BN बना देंगे। तो UX, T इक्वल टू हमारा बन जाएगा समेशन BN साइन n पाई x अपॉन L इंटू e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर C स्क्वायर T अपॉन L स्क्वायर। और इस इक्वेशन को आप देंगे इक्वेशन नंबर C का नाम। ये होगा इक्वेशन नंबर C। यहां तक मैक्सिमम सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉपी होने, यहां तक का जनरल सोल्यूशन सभी क्वेश्चन में सेम कॉपी होगा। बस आपको क्या करना है, इसके बाद लास्ट बाउंड्री कंडीशन जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग लास्ट बाउंड्री कंडीशन खुद अप्लाई करनी है। तो इसके बाद जब भी मैं कोई क्वेश्चन आगे बताऊंगी इस पे रिलेटेड, तो मैं यही बोलूंगी कि कॉपी द जनरल सोल्यूशन टिल द इक्वेशन नंबर C। मतलब आप दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद तक इक्वेशन को बिल्कुल सेम कॉपी करके लाओगे। जहां पर बस L गिवन हो तो L को आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है आगे, हमको ये लिखना है कि अप्लाई लास्ट बाउंड्री कंडीशन, लास्ट कंडीशन। और लास्ट कंडीशन हमारी क्या है, ux,0 इक्वल टू fx के है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, u की जगह fx करना है और समेशन bn साइन n पाई x अपॉन l। और आप t को जीरो करने जा रहे हैं तो e की पावर में जैसे ही t को जीरो करेंगे तो वो वैल्यू 1 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ के बाद इस बात पे बात डिपेंड करती है कि ये fx क्या है। तो पहला, इफ fx function of sine, then it will कंपेयर। अब आप ये बात समझ चुके होंगे क्योंकि ये काम मैंने बिल्कुल सेम यही काम आपको वेब में था, बस वहां पे जो इक्वेशन थी यहाँ पे जो इक्वेशन हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड बात क्या आती है, इफ एफ एक्स फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं हो, इज नॉट, यहां पर हम लिखें इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइन। अगर ये फंक्शन ऑफ साइन नहीं है, देन इट विल बी हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। और अगर ये हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज होगी, देन कैलकुलेट bn। और bn निकालने का फॉर्मूला था 2/L 0 to L fx साइन n पाई x अपॉन L और dx। आप यहां से bn निकाल सकते हो और जो bn कैलकुलेट होगा पुट इन इक्वेशन नंबर C, बस वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो देखिए मैंने क्या करा है, अभी आपको जनरल सोल्यूशन बताया है। अब जनरल सोल्यूशन मैंने आपको पूरा जैसे बताया बॉन्डी वेव की तरह, बिल्कुल वैसे ही आपको जनरल सोल्यूशन बिल्कुल सही तरीके से समझ लेना है। जब जनरल सोल्यूशन समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। अब इसके बाद जो शुरू होता है वो होते हैं टाइप्स। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, वो टाइप वाइज ही मैं बताऊंगी आपको, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 7 जो होगा वो 1D वेव का पार्ट 2, 1D हीट का पार्ट 2 होगा। और पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे टाइप वाइज। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई, या जो भी आपका डाउट हो वो आप लिख सकते हैं, तो मैं उसको आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू।